सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर की सीरीज़। और आज मैं करंट अफेयर की सीरीज़ में आगे लेके आ गई हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर रिजर्व 2024। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत में नवीनतम टाइगर रिजर्व की घोषणा की गई है। ठीक है, तो कौन कौन से नया टाइगर रिजर्व है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो कि सागर दमोह नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सागर दमोह नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश में है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व ना राजस्थान में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ना छत्तीसगढ़ में है। माधव नेशनल पार्क ना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और रातापानी टाइगर रिजर्व ना रायसेन सीहोर जिला मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। धौलपुर करौली कहाँ पे है? राजस्थान में है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। माधव नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, माधव। उसके बाद में रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब विविध में आ जाते हैं हम लोग। विविध में तकनीकी व चिकित्सा क्षेत्र, कार टी सेल घरेलू जीन थेरेपी है ये। अप्रैल 2024 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कैंसर उपचार हेतु भारत की प्रथम घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कैंसर उपचार हेतु भारत की प्रथम घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया गया है, कार टी सेल। ठीक है, इसको ना जो स्थापना हुआ ना कार टी सेल जीन थेरेपी का, वो IIT बॉम्बे में हुआ है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में। उपचार का विधि क्या होगा? कार टी सेल थेरेपी कैंसर इम्यूनोथेरेपी होगा। ठीक है, कैंसर में इम्यूनोथेरेपी होगा। यह विश्व की सबसे सस्ती CRT सेल थेरेपी होगी। ठीक है, कॉस्ट इसका बहुत कम लगेगा। और यह केंद्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे व टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के समन्वय से विकसित हुआ है। बॉम्बे व टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से विकसित हुआ है। ठीक है, कार्टी सेल थेरेपी, और इसको प्रेसिडेंट इनॉग्रेट की थी ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एमपॉक्स का नया नाम कर दिया गया है मंकी पॉक्स, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मंकी पॉक्स बीमारी को एमपॉक्स का नाम दिया गया है। इस बीमारी से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए WHO द्वारा अगस्त 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। ठीक है, और इसका नाम बदल गया है मंकी पॉक्स। एमपॉक्स ना यह जूनोटिक जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली वायरल बीमारी है। सर्वप्रथम इस बीमारी के प्रकोप बंदरों में देखा गया, इसलिए मंकी पॉक्स का नाम पड़ा गया। परंतु अफ्रीका में इस बीमारी को लेकर नक्सलवादी व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, नाम परिवर्तित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेंगीओल जो है ना, ये डेंगीओल भारत द्वारा विकसित प्रथम डेंगू वैक्सीन का, डेंगी है ना तो डेंगू का वैक्सीन है, डेंगू वैक्सीन का तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण प्रारंभ हुआ है। अगस्त 2024 में इस परीक्षण की घोषणा भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR व पैनेसिया बायोटेक द्वारा की गई। ठीक है, तो डेंगीओल किसका वैक्सीन है? डेंगू का है। ठीक है, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने, ठीक है, पैनेसिया बायोटेक ने इसको बनाया है। डेंगू यह मच्छर जनित बीमारी है, मॉस्किटो बोर्न वाइरल डिसीज़ है। यह एडिस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू। ठीक है, एडिस मच्छर के काटने से होता है। मांसपेशियों व हड्डियों में तेज दर्द उत्पन्न होने के कारण इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेक बोन फीवर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हड्डी तोड़ इसका भी बुखार होता है और एडिस मच्छर के कारण ये होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत ट्रिकोमा उन्मूलन हेतु सम्मानित हुआ है। अक्टूबर 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा ट्रिकोमा रोग उन्मूलन में प्रयास हेतु भारत को सम्मानित किया गया है। ट्रिकोमा आँखों में होने वाला रोग है जिससे अंधापन, ब्लाइंडनेस हो सकता है। भारत के पड़ोसी देश नेपाल व म्यांमार यह उपलब्धि पहले हासिल कर चुके हैं। ठीक है, नेपाल और म्यांमार पहले हासिल कर चुके हैं, लेकिन भारत अभी ट्रिकोमा, जो कि आँखों से रिलेटेड रोग है, अंधापन जिससे हो जाता है, ठीक है, उससे भारत को सम्मानित किया जा चुका है, सम्मानित हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिलचॉल, ठीक है, BBV131, ठीक है, हिलचॉल BBV131, ये ना क्या है? हिलचॉल एक टीका है, ओरल वैक्सीन है।
ठीक है। ओरल वैक्सीन है मतलब कि इसे दिया जाएगा इंजेक्शन से। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड व हिल हॉक, ठीक है, हिल हॉक और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है इसको। ये हिल हॉक, हिल कोल के नाम पे ही इसको हिल चॉल इसका नाम रख दिया है, ठीक है, हिल। और ना यह कोलेरा, ठीक है, कोलेरा बीमारी से बचाव हेतु निर्मित ओरल वैक्सीन है, ठीक है। तो कोलेरा, ठीक है। तो देखो हिल को आगे वाले हिल का यहाँ से ले लिए और कोलेरा का चॉल ले लिए, ठीक है, कोलेरा का चॉल ले लिए तो हिल चॉल हो गया, ठीक है। हिलकोल भारत बायोटेक और हिलकोल ने मिलकर बनाया है और कोलेरा की वैक्सीन है तो चॉल ले लिए, ठीक है, कोलेरा, ठीक है। तो ओरल वैक्सीन है। यह टीका वर्ष 2030 तक हैजा बीमारी से संबंधित मौतों को 90% तक कम करने की वैश्विक प्रयास में अहम भूमिका निभाएगा, ठीक है। अब चांदीपुरा वायरस देखते हैं। ये क्या है? अरबो वायरस है। क्या है? अरबो वायरस है, चांदीपुरा वायरस। और प्रभावित क्षेत्र न गुजरात रहा है। यह बच्चों की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को संक्रमित करता है, ठीक है, चांदीपुरा वायरस। इसे यह सैंड फ्लाई मक्खी प्रजाति के कीट द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो मुख्यतः 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करती है, ठीक है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये अरबो वायरस गुजरात में प्रभावित हुआ है, चांदीपुरा वायरस इसको बोलते हैं, ठीक है। और तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है और स्टेन फ्लाई मक्खी प्रजाति के कीट द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो मुख्यतः 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करती है। इस वायरस से सर्वप्रथम लक्षण 1965 में महाराष्ट्र के चांदीपुरा गांव में देखे गए। आगे बढ़ते हैं। 100 ईयर ऑफ वायुक्रम सत्याग्रह, ठीक है, 100 साल हो गए हैं वायुक्रम सत्याग्रह के, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? त्रावणकोर केरल में हुआ था, 1924 में हुआ था, ठीक है, 30 मार्च 1924 में ये हुआ था त्रावणकोर केरल में। और 30 मार्च 2024 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के चर्चित सुधारवादी एवं अहिंसक आंदोलन वायुक्रम सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वायुक्रम महादेव मंदिर में प्रवेश एवं परिसर से जुड़े सार्वजनिक सड़क पर स्थानीय अछूत वर्ग, मतलब ये अनटचेबल क्लासेस से जुड़ा था, एवं एजुआ एवं पुलैया द्वारा उपयोग पर लगे सामाजिक प्रतिबंध को समाप्त करने हेतु यह आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। नेतृत्वकर्ता कौन थे? टी.के. माधवन, के.पी. केशव मेनन, के केलप्पम, केरल गांधी नाम से प्रसिद्ध है। वायुक्रम अग्रदूत केलप्पन, पेरियार ई.वी. रामास्वामी, ठीक है, पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर, वायुक्रम विरार योद्धा एकमात्र नेता थे जिन्हें इस सत्याग्रह में विजय उत्सव का नेतृत्व करने के लिए वर्तमान तमिल मद्रास प्रांत से बुलाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से वायुक्रम सत्याग्रह जो कि 1924 में हुआ था त्रावणकोर केरल में। अब आगे बढ़ते हैं। फिंगल चक्रवाती तूफान, ठीक है, साइक्लोन है फिंगल, ठीक है, चक्रवाती तूफान फिंगल। तो फिंगल चक्रवाती तूफान है, साइक्लोन है। 30 नवंबर 2024 बंगाल की खाड़ी में यह उत्पन्न तमिलनाडु के पास पुडुचेरी से टकराया, ठीक है, तमिलनाडु के पास पुडुचेरी से यह टकराया, ठीक है, फिंगल चक्रवाती तूफान। और इसका नामकरण ना सऊदी अरब द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? फिंगल सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। फिंगल ना अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उदासीन होता है। क्या अर्थ है इसका? उदासीन, फिंगल। और किसने लाया है चक्र, मतलब कुछ किसने नाम दिया है? तो सऊदी अरब ने दिया है, ठीक है। तो ये फिंगल चक्रवाती तूफान आया है जो कि पुडुचेरी से टकराया है। देखो अब और चक्रवात कुछ देख लेते हैं। 2024 के दाना चक्रवात ना कतर ने नाम दिया है। किसने नाम दिया है? कतर ने नाम दिया है दाना चक्रवात का। और रेमल का जो नाम जो है ना वो ओमान ने दिया है, ठीक है। ये ना दाना जो है ना बंगाल की खाड़ी में आया और रिमाल भी जो ना रिमाल जो है ना वो भी बंगाल की खाड़ी में आया, ठीक है। ये दाना से ना उड़ीसा प्रभावित हुआ है और रिमाल से ना पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ है, ठीक है। इस तरीके से दाना को कतर ने नाम दिया है और रिमाल को ओमान ने नाम दिया है और सऊदी अरब ने नाम दिया है फिंगल का। शंख एयर भारत की नवीन एयरलाइन कंपनी है शंख एयर। शंख एविएशन के मालिक श्रवण कुमार विश्वकर्मा है। कौन है? श्रवण कुमार विश्वकर्मा है शंख एविएशन के मालिक। सितंबर 2024 में केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी इसको प्रदान की गई, मतलब अब एक नया एयरलाइन चालू होने वाला है भारत में, शंख एयरलाइन। शंख एयरलाइन का स्वामित्व शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के पास सुरक्षित है।
अब आगे बढ़ते हैं। संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी वक्फ संशोधन विधेयक की विस्तृत जांच हेतु लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 31 सदस्यीय लोकसभा व 21 लोकसभा के 21 मेंबर, राज्यसभा के 10 मेंबर इस समिति का गठन किया है। ठीक है, किसने किया है? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस संसदीय समिति बनाई गई है। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है, और ओम बिरला ने बनाई है, जिसके अध्यक्ष ना जगदम्बिका पाल है। ठीक है, जगदम्बिका पाल हैं। लोकसभा की 21 मेंबर है और राज्यसभा के 10 मेंबर है। टोटल 31 लोग हैं इसमें रहेंगे। और वक्फ संशोधन विधेयक की विस्तृत जांच हेतु इसको लाया गया है। ठीक है, जगदम्बिका पाल इसके अध्यक्ष हैं। अब देखो नेक्स्ट है 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस मनाने का, मतलब उस दिन इमरजेंसी लगा था, तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 12 जुलाई 2024 को घोषणा की गई है, लेकिन 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। और पृष्ठभूमि क्या है? 25 जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के 21 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लगवाया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री के कहने पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत देश में आंतरिक अशांति के आधार पर इस आपातकाल की घोषणा की थी। आंतरिक अशांति के आधार पर की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने। इस आपातकाल के प्रयोग के लिए भारत में इसे लोकतंत्र का काला अध्याय माना गया और इस आपातकाल के पश्चात 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 के आधार पर आंतरिक अशांति को हटाकर, मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर हम इमरजेंसी नहीं लगा सकते, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगा सकते हैं, तो जोड़ा गया, ये वर्ड जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखो संविधान दिवस जो है ना, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 में पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां जारी की। ठीक है, तो किसमें? संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में संविधान की प्रतियां को जारी किया गया। अब कुछ नए शास्त्रीय भाषा बन गए हैं। ठीक है, फारसी भी बन चुका है और इससे पहले पाली और प्राकृत भी बन चुका है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा कर नवीन शिक्षा नीति के तहत फारसी को 9वें क्रम में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया जाएगा। फारसी को प्रदान किया जाएगा। शास्त्रीय भाषा क्या होती? क्लासिकल लैंग्वेज। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत पहले 6 भाषा सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाली व प्राकृत को संरक्षित करने हेतु पहल की गई। क्या? पाली व प्राकृत को संरक्षित करने हेतु पहल की गई। इस दिशा में अब फारसी को भी 9वीं शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन से शास्त्रीय भाषा है? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। ठीक है, फिर अब नया कौन सा जुड़ गया है? पाली, प्राकृत और पर्शियन। ठीक है, फारसी पर्शियन दोनों सेम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आज का क्लास ख़त्म होता है। बाय बाय।